हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर 1। तो पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैक्रो के और इंडियन इकोनॉमी के देखने को और सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन हेल्प्स टू। कह रहे हैं सरकार की जो पॉलिसी होती है सरप्लस बजट के दौरान या डेफिसिट बजट के दौरान इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड वो हेल्प करती हैं किस चीज़ में। बस आपको ऑप्शन भेजने हैं अपने सही वाले। मैं देख रहा हूँ मेरे पास आंसर्स आने शुरू हो गए। तो ये आपके गवर्नमेंट बजट चैप्टर का है और मुझे लग रहा है बिल्कुल सही आंसर आपने भेजा है। वेरी गुड। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के नाम से जो एक ऑप्शन था आपको याद होगा कि सरकार का एक ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो उसी में सरकार ये करती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के दौरान अपनी पॉलिसियों को चेंज करती है। परफेक्ट आंसर, सही, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स डैश फॉर अ फिस्कल ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इकोनॉमी में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिकॉल करो अपने माइंड में, सोचो कि उसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड, सही आंसर भेजा बच्चों ने। उसके अंदर हम विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स या कैपिटल ट्रांसफर मतलब जो भी होते हैं वो सब रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, तो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ विजिबल आइटम अंडर करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा विजिबल आइटम नहीं है, नहीं वाला बताना है जो नहीं है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड। तो पहले में तो लिखा ही है नाम में ही, पोस्टल एंड कुरियर सर्विस। तो सर्विस का मतलब ये इनविजिबल आइटम है, तो ये तो इसका मतलब विजिबल नहीं होगा। बाकी सारी मशीनरी, क्लोथ्स, मर्चेंडाइज का मतलब है कि उनको हम देख सकते हैं, तो वो सारे विजिबल हो गए। परफेक्ट, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट। इसमें से बताना है कि कौन सा बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सही भेज रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है लेकिन ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब दो स्टेटमेंट्स हैं और फिर बड़े ध्यान से हमको ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फिफ्थ के लिए तैयार हो जाओ। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI बाय NPCI टू सिक्योर डिजिटल पेमेंट्स एज कंपेयर टू पास्ट। तो हम ऐसा करते हैं, आप इसी स्टेटमेंट्स को ट्रू फॉल्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले स्टेटमेंट को आप ट्रू कहोगे कि फॉल्स कहोगे कि सरकार ने UPI को लेकर काफ़ी मतलब स्ट्रेंथन यानी कि जोर दिया है और डिजिटल पेमेंट्स को पास्ट से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला है। बिल्कुल सही, ट्रू, वेरी गुड। फिर दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, उसका भी ट्रू फॉल्स में आंसर कर लेते हैं। With this payment system has been made more accessible due to offline transaction, which it makes it possible to use mobile banking services without internet to promote financial inclusion and to empower the poor and unbanked in the country. इस तरह के सिस्टम से थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है और जहाँ पर मान लो गरीब लोग हैं या कोई बहुत सारे अनबैंक्ड लोग हैं, उनको भी आसानी से मोबाइल बैंकिंग सर्विस की सुविधा प्रदान कर दी गई है। जहां पर ओके, तो सब बच्चे भेजो आंसर। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो क्या आप जानते हो कि बहुत सारी मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज जो हैं उन्हें ऑफलाइन मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब बहुत सी जगह अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं भी है तब भी आप उनका इस्तेमाल कर पाते हो। तो इससे काफ़ी अच्छा एम्पावरमेंट मिला है और इस तरह के सिस्टम को सरकार इसीलिए बढ़ावा भी दे रही है। बिल्कुल सही भेजा बच्चों ने। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन चुने? ए ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
तो बस ट्रू फॉल्स अगर सही हो गया तो इसका मतलब ऑप्शन तो सही हो ही जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर पराग गुप्ता एन इकोनॉमिक्स टीचर, कौन है ये पता नहीं मुझे तो, was explaining the concept of centralization of foreign exchange transaction with RBI helps in stabilizing the external value of currency। तो वो कुछ concept explain कर रहे हैं, ठीक है। तो from the following choose the correct alternative and specifies the correct function of RBI। तो बताओ भाई वो RBI का कौन सा फंक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बच्चे क्या भेज रहे हैं, तो पढ़ना पड़ेगा भाई फंक्शन एक बार। Centralization of foreign exchange transactions with RBI helps in stabilizing the external value of currency। वेरी गुड, सही। तो सही आंसर भेजा बच्चों ने, इसका मतलब कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि ये इसी से डील कर रहा है और किसी भी फंक्शन से ये पॉइंट वैसे भी डील नहीं कर रहा है। परफेक्ट, तो बिल्कुल सही भेजा बी ऑप्शन, शाबाश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ट्रू टू फ्रेंड्स ओम एंड आर्यन वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट मार्केट। तो वो क्या बातें कर रहे हैं, अंडर दिस मार्केट ए 2 days मार्जिन इज अलाउड एज इट टेक्स 2 days फॉर पेमेंट्स मेड थ्रू चेक्स टू बी क्लियर्ड। द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट वाज गिवन बाय ओम, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट मार्केट ही वाज टॉकिंग अबाउट। तो वैसे तो ये टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर फिर भी सेफ्टी मार्जिन के लिए क्वेश्चन मैं कर लेता हूं आपके साथ डिस्कस, और आप इसका आंसर भेज भी सकते हो अगर किसी को पता है तो, और फिर देख लेंगे। वैसे बहुत सिंपल है। तो बच्चों वैसे 2 तरह के मार्केट्स होते हैं, फटाफट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, हालांकि पूछेगा तो नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी 2 तरह के मार्केट्स माने जाते हैं मोटा मोटा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। एक होता है स्पॉट मार्केट और एक होता है फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट ये होता है कि जिसमें आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो भविष्य के लिए, भविष्य में कि मैं आपको 3 महीने के बाद कुछ आपसे एक्सचेंज करूंगा, डॉलर खरीदूंगा, तो उसको मार्केट को फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। और स्पॉट मार्केट ये होता है कि भाई आपने आज ही कुछ खरीदा, पैसे दे दिए या चेक दे दिया और बस आप आज ही खरीद कर आ गए। तो अब जैसे इसमें लिखा है कि भाई हमने 2 दिन का मार्जिन दिया है क्योंकि पेमेंट हमने करी है चेक से, तो चेक को क्लियर होने में 2 दिन का समय लग जाएगा। तो ये जो मार्केट है, बच्चों ने सही ऑप्शन भेजा, इसे बोलते हैं स्पॉट मार्केट। यानी कि भाई आज ही आप खरीदने गए, आज ही आपने पैसे दे दिए, चेक दे दिया, और चेक को देने के बाद ऑब्वियसली 2 दिन का समय तो लगेगा क्लियर होने में। तो इस तरह के मार्केट को हम स्पॉट मार्केट कहते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को आप चाहो तो छोड़ भी देना, कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अब 2 स्टेटमेंट है, आपको मुझे ट्रू फॉल्स बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। स्टेटमेंट 1, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्लूड्स गिफ्ट्स which are generally received during national crisis such as war, flood, etc। तो कह रहा है जी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर गिफ्ट्स आते हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं, मतलब ट्रू कह रहे हैं कि फॉल्स कह रहे हैं। तो बच्चे ट्रू कह रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ट्रू। उसके बाद स्टेटमेंट 2, गिफ्ट्स आर फिक्स्ड सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ सरकार। कह रहे हैं गिफ्ट्स जो है ये बिल्कुल फिक्स्ड सोर्स है सरकार के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू का, मतलब पता है सरकार को कि ये तो होना ही होना है। तो बच्चे कह रहे हैं फॉल्स, वेरी गुड, शाबाश, सही, परफेक्ट आंसर बच्चों। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन बन गया ऑप्शन सी। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, बिल्कुल सही, क्योंकि कोई फिक्स्ड सोर्स थोड़ी ना, हर बार थोड़ी ना गिफ्ट मिलता रहेगा ऐसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंटिंग यूजेस डबल एंट्री सिस्टम इन विच डैश आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड डैश ऑन डेबिट साइड। बहुत ही सिंपल है, तो आपको सिखाई रखा है, सब बच्चों को पता ही होगा। तो किसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब डैश आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड डैश आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो वेरी वेरी सिंपल, सब बच्चे भेज रहे हैं सही ऑप्शन। तो बच्चों ने भेजा बी, यानी 1 एंड 3, बिल्कुल सही। तो क्रेडिट साइड पे इनफ्लो रिकॉर्ड करते हैं, सबको पता है, और डेबिट साइड पे आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं, वेरी गुड। तो 1 और 3 परफेक्ट मैच बन गया।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। आपको इनमें से बताना है कि सेंट्रल बैंक का करेक्ट फंक्शन कौन सा है। वेरी गुड, सही बताया सब बच्चों ने, बहुत ही आसान। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सबने पढ़ ही रखा है, परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 अंडर डैश 5 ईयर प्लान्स कॉमा ह्यूमन कैपिटल असाइंड अ की रोल इन द कंट्रीज डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो ये आपको बताना है कि कौन से 5 ईयर प्लान में ह्यूमन कैपिटल को एक की रोल असाइन हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए वो कौन सा प्लान था। तो 7th प्लान था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन था, आपको सारे प्लान्स के बारे में मेन ऑब्जेक्टिव का पता होना थोड़ा सा चाहिए था, ठीक है। तो मुझे लग रहा है 7th प्लान जो था उसमें ह्यूमन कैपिटल को की रोल असाइन करा था हमारे देश के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये सिंपल है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफर्स टू। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है जी? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना वो तो, कि भाई कितने लगभग साल लोग जो हैं वो जिएंगे, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 डैश refers to the sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortage। ये भी सिंपल है। एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि भाई हम अपने फूड ग्रेन्स को बचा के रखें ताकि भविष्य में कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, शॉर्टेज हो जाए तो वो काम में आ जाए। बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। सही, वेरी गुड, सी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते चलेंगे ऐसे। अब दो स्टेटमेंट्स हैं, फिर से आप बस स्टेटमेंट का मुझे ट्रू फॉल्स बताते चलना। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहे हैं 1973 से लेकर 2011 के बीच में देयर हैज बीन ए कंसिडरेबल राइज इन द नंबर ऑफ पुअर एंड देयर प्रपोर्शन। तो कह रहे हैं गरीबों की संख्या जो है, नंबर ऑफ पुअर, वो बढ़ा है 1973 से लेकर 2011 तक के बीच में। तो वेरी गुड, सही बोल रहे हैं बच्चे। बच्चे कह रहे हैं फॉल्स, बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है ना। आज़ादी के टाइम पे बल्कि ज़्यादा था, अब तो धीरे धीरे कम हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं 1973 मोर देन 80% ऑफ द पुअर रिसाइडेड इन अर्बन एरिया। ओ माय गॉड, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि 80% अर्बन एरिया में था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी वो स्टेटमेंट गलत ही कह रहा है ना। तो ये भी फॉल्स, बिल्कुल सही भेजा आपने, परफेक्ट, ठीक है। तो बस दोनों फॉल्स हो गए, तो अब आपको आंसर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, सही, बिल्कुल सही भेजा बच्चों ने अभी तक। उसके बाद 15, तो 15 में भी दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर आप मुझे बस ट्रू फॉल्स बता देना। विद द लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन सितंबर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज फर्दर लिबरलाइज्ड। मतलब जब सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू करा तो उसमें एफडीआई पॉलिसी को लेकर थोड़ा सा और लिबरलाइज कर दिया, मतलब और रिलैक्सेशंस दे दिया। तो बच्चे भेज रहे हैं ट्रू, वेरी गुड, तो मैं ट्रू लिख लेता हूँ, सही जवाब। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट 2 द फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई एंड एफआईआई दोनों को मिलाकर इंक्रीज्ड अबाउट यूएस डॉलर 100 मिलियन इन 1991 टू यूएस 73.5 बिलियन इन 2014-15। तो ये भी हमने पढ़ रखा है, ये मुझे भी फिगर थोड़ी जानी पहचानी भी लग रही है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो वैसे भी इंक्रीज हुए हैं 1990 से लेकर अभी 2013-14 के फिगर्स के हिसाब से। बिल्कुल सही, ट्रू, तो सही भेजा बच्चों ने आंसर, परफेक्ट। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्लाइन रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन विच बेनिफिट टू। तो बिल्कुल सही भेज रहे हैं बच्चे, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। तो भाई फूड ग्रेन्स के दाम सस्ते हो गए तो इस चीज़ का फ़ायदा जो मिला, अच्छा बेनिफिट, वो लो इनकम ग्रुप के लोगों को मिला। बिल्कुल सही, सी, परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट्स ऑफ स्टेटमेंट इन कॉलम 1 एंड 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। तो आपको करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स बताना है कि भाई कौन सा इनमें से करेक्ट है, ठीक है ना। तो वन बाय वन चेक कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका पेयर दे रखा है इंक्लूड विजिबल आइटम्स एज वेल एज इनविजिबल आइटम।
तो ये तो गलत हो गया क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में इनविजिबल तो आता नहीं है, तो ये कॉम्बो तो गलत। बी में लिखा है करंट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन सेक्टर, कि मतलब जो भी नेट इनकम जनरेट हुई है हमारी फॉरेन सेक्टर से। तो करंट अकाउंट जो होता है वो यही होता है वैसे तो, है ना। बाकी फिर भी एक बार बाकी पढ़ लेते हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, तो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के बारे में लिख रहा है रिक्विडिट ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम एब्रॉड। रिक्विडिट ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम एब्रॉड का मतलब हो गया कि भाई ये ज़रूरी वाले जो ट्रांसफर्स होते हैं, चाहे हम अब्रॉड को करें या वहाँ से आए वो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि कोई ये रिक्विडिट ट्रांसफर्स नहीं होते भाई, कई बार अलग तरह के भी ट्रांसफर्स होते हैं, कोई गिफ्ट भेज दे, कोई यूनिलैटरल पेमेंट कर दे। और डी में कह रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये तो सरासर ही गलत है, क्योंकि एफ डी आई अलग होता है और एफ आई आई अलग होता है। तो गिवन कॉम्बोज के अंदर जो सही फिर भी एप्टली लग रहा है वो लग रहा है बी, जो बच्चों ने भी भेजा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैज इमर्ज्ड एज डैश प्रोग्राम टू प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। तो इसका कीवर्ड हमने रिवीजन में कई बार कर रखा है, बच्चे सही भेजेंगे मुझे पता है, वेरी गुड, शाबाश। माइक्रो फाइनेंस, परफेक्ट आंसर है ना, बिल्कुल सही, शाबाश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंट 4.85 करोड़ ऑन नीरज चोपड़ा फॉर हिज ट्रेनिंग, दिस विल बी कैटेगराइज्ड एज। तो सरकार ने खर्चा करा है एथलीट पर, तो इस खर्चे को आप कौन सा खर्चा कहेंगे? तो वेरी गुड, तो ये सरकार का छोटा खर्चा है, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। ठीक है, सी, वेरी गुड, सही भेजा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। तो पॉवर्टी चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि भाई कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इनका जो आपको लगता है कि पॉवर्टी के हिसाब से है। पॉलिटिकल इंक्लूजन ऐसा कुछ नहीं है, एफिलेंट लाइफस्टाइल तो हो ही नहीं सकता, नो जेंडर डिस्पैरिटी ये भी नहीं है, बल्कि वहाँ पे तो ज़्यादा होती है, हाई एक्सपेंडिचर पैटर्न, है ना, तो बिल्कुल सही। तो आपको वहाँ पर ये दिखेगा कि ये खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, बिल्कुल सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, अब थोड़ा सा पेन चलाना पड़ सकता है, नहीं तो दिमाग में करना। इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इफ द इनिशियल डिपॉजिट्स इज 2000 करोड़ and it is assumed that no other currency circulation in the economy provided that LRR is 10%, then the total money supply in the economy is, करो दिमाग में हो जाएगा। तो भाई कह रहा है इनिशियल डिपॉजिट अगर 2000 करोड़ है और LRR जो है वो है 10%, तो टोटल मनी सप्लाई इज, तो सिखा रखा है आपको इसका फॉर्मूला, इनिशियल डिपॉजिट यानी 2000 करोड़, मैं ऊपर छोटा सा कर देता हूँ, इंटू 1/LRR, LRR है 10%, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली बन जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे रह जाएगा, तो 20,000 करोड़ रुपए। सही, ए, हाँ सही भेजा मेजॉरिटी बच्चों का। इसके बाद क्वेश्चन 22, सिंस इंडिपेंडेंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी विटनेस्ड ए कॉन्टिन्यूअस राइज, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रीजन फॉर राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो कौन सा आपको लग रहा है कि भाई लोग जो ज्यादा जी पा रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, उसका क्या कारण लग रहा है? तो बिल्कुल सही है ना, परफेक्ट आंसर, आसान क्वेश्चन था। इंप्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ सुविधाएं बेहतर हो गई हैं तो इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, बहुत ही बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 23 में आप मुझे ऐसे ही बता देना, स्टेटमेंट 1, टिल 1990, 1990 तक देयर वाज विटनेसिंग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, और इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर वर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा। मतलब ये कि ज़्यादातर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में इसलिए भी देखने को मिला क्योंकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में कह रहा है एक्स्ट्रा लोगों को नहीं ले पा रहे थे। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये तो हमने पढ़ भी रखा है कि ये मेन कारण यही था
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर में। और स्टेटमेंट 2 में लिखा है एज ए रिजल्ट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हैज प्रमोटेड द एग्रीकल्चरल सेक्टर कंपेयर टू इंडस्ट्री ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर। वेरी गुड। तो मुझे यही उम्मीद थी कि आप सही भेजोगे, फॉल्स। बल्कि ये तो इकोनॉमिक पॉलिसी का एक फेलियर मानते हैं लोग कि एग्रीकल्चर सेक्टर का तो उल्टा प्रमोट नहीं हुआ, उल्टा और बेकार हुआ। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। तो सही हो गया आंसर। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू था और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स था। सही भेजा आपने, वेरी गुड बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन 24, बस फिर सेक्शन है खत्म। डैश इज वन ऑफ द करेक्ट डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी की भाई कौन सा डेमोग्राफिक कंडीशन आपको बिल्कुल सही लग रहा है कॉलोनियल रूल के टाइम पर? बहुत ही सिंपल है, तो हमने पढ़ ही रखा है कि सब कुछ बेकार था। तो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। वेरी गुड, सही आंसर बी, परफेक्ट। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, सेक्शन बी की तरफ। 25 में लिखा है असर्शन और रीजन। तो अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन सही चुनना अब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो असर्शन में लिखा है चैरिटी टू यूएस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। तो कह रहा है कि हम चैरिटी अगर यूएस को दे रहे हैं तो इसको हम, क्योंकि ये यूनिलैटरल ट्रांसफर कर रहे हैं हम, तो कह रहा है हम आउटफ्लो हो गया तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, हाँ इतना तो ठीक है, और करंट अकाउंट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो ट्रू कह रहा है, ठीक है। और उसका रीजन कह रहा है बिकॉज इट लीड्स टू द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो बिल्कुल सही रीजन कह रहा है, क्योंकि इससे कह रहा है आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। तो परफेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए, क्योंकि बिल्कुल स्टेटमेंट भी ट्रू है और उसका रीजन भी बिल्कुल वही है। मैंने तो बिना पढ़े भी वही बोला था, तो इसका मतलब रीजन तो वही है, बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट करना है दिमाग में। सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ 2000 करोड़ लीड टू द क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट वर्थ 10,000 करोड़। तो 2000 के इनिशियल डिपॉजिट कन्वर्ट होके टोटल 10,000 करोड़ के डिपॉजिट में बन गए। तो कह रहा है अंडर द गिवन सिचुएशन द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट वुड बी। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो बताओ, रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब वही लीगल रिजर्व रेशियो पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली। तो कह रहा है लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो कितना होगा। तो बच्चों के आंसर देखते हैं जी। वेरी 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 गुड, शाबाश। तो बहुत ही सिंपल है, देखो जिसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ। तो अगर आप देखोगे कि 2000 करोड़ जो है इनिशियल डिपॉजिट था और वो टोटल बन गया 10,000 करोड़ में, तो आप कह सकते हो कि भाई मनी क्रिएशन 5 टाइम है, मनी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है, पैसा 5 गुना हो गया। अब एलआरआर और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। तो इसको सॉल्व करोगे, एलआरआर उधर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो टेक्निकली आपके एलआरआर का आंसर आ जाएगा 1/5, और 1/5 का मतलब हो गया 0.2। तो बिल्कुल सही भेजा बच्चों ने, 0.2, परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, मुझे बताते चलना। पहले असर्शन पढ़ लो। The land reform measure and green revolution were the greatest achievement of the Indian government in enhancing the agriculture production and productivity। कह रहा है कि लैंड रिफॉर्म्स जो आए और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी बढ़ी। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो बच्चे कह रहे हैं ट्रू, वेरी गुड, बिल्कुल सहमत हैं, ट्रू सही है। फिर रीज़न कह रहा है बिकॉज द proportion of GDP between 1950 to 1990 contributed by the agriculture declined significantly। कह रहा है जीडीपी में जो योगदान था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो 1950 से लेकर 1990 के बीच में कम हुआ है। मतलब पहले ज़्यादा हुआ करता था एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन और वो अब कम हुआ है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? बच्चे कह रहे हैं ट्रू, वेरी गुड। तो फाइनल आंसर क्या मार्क करेंगे? सोच समझ के बच्चे बताएंगे फाइनल आंसर हम क्या मार्क करेंगे। तो मुझे लग रहा है बच्चे सही भेजेंगे, वेरी वेरी गुड। तो स्टेटमेंट्स तो दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो सभी बच्चों ने सही पहचाना कि करेक्ट रीजन नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी लिख रहा है वो रीजन करेक्ट नहीं है। बहुत ही बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 28 नेक्स्ट।
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको बताना है कि गलत क्या है, ठीक है, गलत बताना है। तो पढ़ लेते हैं कि गलत क्या है। डेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ये ठीक है। ड्यू टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये इंडिया रैंक फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड वॉज स्टार्टेड बाय ये इन 1970, ठीक है। तो वेरी गुड, बच्चों ने भी सही बोला और सब बच्चे समझ गए कि यही डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि कह रहा है मिल्क कोऑपरेटिव्स के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की सक्सेस स्टोरी बिहार में लिखी गई, तो गलत है, सब जानते हैं गुजरात। चलो उसके बाद 29, वेरी गुड। तो 29 में फिर से असर्शन पढ़ना है और रीजन पढ़ के फिर सही आंसर का आइडिया लेते हैं। असर्शन में कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। तो कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो तो कंसीडर करता है हेल्थ और एजुकेशन को लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? ठीक है, तो याद है आपको ह्यूमन कैपिटल वाले में दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो कौन होता है, खुदगर्ज होता है, सेल्फिश कॉन्सेप्ट होता है। वो ये कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट तो ऐसा नहीं करता, वो तो कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट तो मतलब लोगों को पढ़ना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, इससे तो लोगों का ही भला होगा। याद आ गया? तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन को और हेल्थ को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का माध्यम नहीं मानता है, वो तो कहता है पढ़ना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, तो अच्छी बात है। तो असर्शन गलत हो गया। ओके, याद आ गया ना? ओके ओके अब कर रहे हो। तो बस असर्शन के गलत होते ही मैं तो एग्जाम में नाचने चला जाऊंगा 2 मिनट, क्योंकि पता चल गया ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, चलो एक नंबर कट गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, तो 30 का मैच करना है सही से। तो 30 का मैच बताओ आप, बस मुझे वैसे बताते चलना। तो भाई 30 के अंदर सबसे पहले नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, बताओ जी किसमें ये इसका मैच दे रखा है, एम्स एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये तो गलत लग रहा है शक्ल से बच्चों, इधर खाने की बात हो रही है और इधर कह रहा है ये। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो इधर कह रहा है गरीब कल्याण योजना, इधर कह रहा है हेल्थ, ये भी गलत लग रहा है। तो पहले दो कॉम्बो तो गलत लग रहे हैं फिलहाल तक। प्रधानमंत्री जनधन योजना और कह रहा है कि अफोर्डेबल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस सच एज बैंक, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस एंड पेंशन। तो ये तो ठीक लग रहा है, जनधन योजना में तो ये था, तो सी का कॉम्बो ठीक लग रहा है। और इंदिरा आवास योजना, तो यहाँ इंदिरा आवास योजना की बात कर रहा है और कह रहा है यहाँ पे कोविड क्राइसिस में घर दे दो, तो वो तो पुरानी योजना है, तब तक तो कोविड आया भी नहीं था। तो इसका मतलब ये भी गलत ही है। तो सही कॉम्बो है सी। सही है, तो बच्चों ने भी सी भेजा, वेरी गुड। उसके बाद 31 क्या कह रहा है भाई? 31 आपको नजर आ रहा है? मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ। 31 में एक फिगर दे रखी है, प्री पेंडेमिक प्रोजेक्शन और पोस्ट पेंडेमिक एस्टीमेट, ठीक है। तो कुछ कह रहा है फिगर्स इन करोड़ हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फिगर हो सकता है आपको प्रॉपरली ना दिख रही हो, मैं साथ साथ आपको समझाता चलता हूँ, फोकस करना। तो जैसे एक हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं, फिर अपर मिडिल ग्रुप के लोग होते हैं, है ना, फिर मिडिल इनकम ग्रुप के होते हैं, फिर लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, और फिर तो बिल्कुल ही मतलब पुअर होते हैं। तो जो इसमें पहला वाला बार दे रखा है वो प्री पेंडेमिक प्रोजेक्शन है, मतलब कि भाई उनकी इनकम के बारे में बता रहा होगा कि ये क्या है। और पोस्ट पेंडेमिक मतलब जो राइट वाला बार है, हल्का वाला शेड, ये वाले जो डंडे हैं राइट वाले, ये मतलब पेंडेमिक के बाद के उनके इनकम लेवल को बता रहा होगा। तो ये फिगर दे रखी है, ठीक है ना। आई होप आपको थोड़ा सा दिख रहा हो। अब मैं सवाल दिखा देता हूँ भाई क्या पूछ रहा है। तो वो ये कह रहा है द टर्म पोस्ट पेंडेमिक रिफर्स टू द पीरियड सिंस द ऑनसेट ऑफ द पेंडेमिक इन जनवरी 2020। कह रहा है भाई पोस्ट पेंडेमिक का मतलब है जनवरी 2020 का पीरियड,
द चार्ट shows the estimated number of people in each income tier in ये before and after the COVID-19 induced global recession। ठीक है, तो ये लोगों की संख्या बता रहा है, मेरे को लगा इनकम बोल रहा होगा, ये लोगों की संख्या, भाई कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, तो पेंडेमिक से पहले कितने लोग थे और पेंडेमिक के बाद कितने लोग हैं, भाई कईयों की डेथ हो गई इसलिए कम हो गए होंगे बाद में, तो ये वो कह रहा है। तो अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी, वो आ जाता हूँ आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन में पूछ रहा है, पढ़ो। Figure showing estimated number of poor in each income tier before and after COVID year on the basis of the given bar diagram. The number of poor in India is estimated to have, कह रहा है पुअर की संख्या जो है वो क्या हुई वो बताओ, एंड लो इनकम पीपल इज एस्टिमेटेड टू हैव ड्यू टू कोविड और रिसेशन। तो आपको दो लोगों का बार डायग्राम देख के बताना है कि पुअर की संख्या क्या हुई है और लो इनकम की संख्या क्या हुई है, तो वो बार डायग्राम में देख लेते हैं भाई। तो पहले पुअर को देख लो, पुअर की संख्या अगर देखो तो पहले 5.9 है, फिर 13.4 है, तो पुअर की संख्या क्या बोलेंगे, इंक्रीज हो गई। ठीक है, बच्चे लग रहा है बच्चे भी सही भेज रहे हैं। और फिर आप लो इनकम वालों को देख लो, उनकी संख्या पहले 119.7 थी, फिर वो 115.2 हो गई, तो लो इनकम वालों की डिक्रीज हो गई, है ना। तो यही बन रहे हैं फिल इन द ब्लैंक की भाई पुअर इंक्रीज हो गए, लो इनकम डिक्रीज हो गए। तो इंक्रीज डिक्रीज कौन से ऑप्शन में इंक्रीज डिक्रीज दिख रहा है, इंक्रीज डिक्रीज बी, वेरी गुड, सही ऑप्शन भेजा बच्चों ने, परफेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो गया बी, परफेक्ट, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये सैंपल पेपर बेस्ड बेसिकली क्वेश्चन था। चलो ठीक है, 32 आप होमवर्क में कर लेना, 33 कर लेते हैं डिस्कस, आ जाओ। तो इसमें असर्शन है वो पढ़ना है और उसका रीजन है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे वैसे ही बता देना कि क्या है, ट्रू फॉल्स। असर्शन में लिखा है द आइडिया बिहाइंड एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी was that ownership of land would give an incentive to the actual tiller to make improvement। कह रहा है इंटरमीडियरीज को हटाने के पीछे यही था मेन रीजन कि हम चाहते थे जो एक्चुअल किसान है, एक्चुअल टिलर्स हैं, उनको इंसेंटिव या ओनरशिप मिले। वेरी गुड, सही, ट्रू। बिकॉज land reforms were successful in Kerala and West Bengal because the government of these states were committed to the policy of land reform। केरला और वेस्ट बंगाल में जो है लैंड रिफॉर्म थोड़े ज़्यादा सक्सेसफुल हुए क्योंकि वहाँ की सरकारों ने सही इस पॉलिसी को फॉलो करा। ठीक है, ट्रू, वेरी गुड। तो अब मैं सही ऑप्शन क्या चुनूंगा सोच समझ के, और मुझे लग रहा है बच्चे सही भेज रहे हैं, वेरी वेरी गुड, बी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन रीजन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। चलो, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद 34, तो फिर से दो स्टेटमेंट पढ़ने हैं 34 में, फिर आप मुझे वैसे ही ट्रू फॉल्स बता देना। NABARD facilitates rural prosperity by refinancing and promoting institutional development। तो NABARD जो है वो रूरल प्रॉस्पेरिटी को फैसिलिटेट करता है, वहाँ को रिफाइनेंस करता है, प्रमोट करता है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। तो ट्रू है बात, बिल्कुल सही। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं NABARD इज इंटेंडेड टू क्रिएट इनकम जनरेटिंग एसेट्स इन एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज। तो बिल्कुल सही बच्चों भी भेज रहे हैं, ट्रू, क्योंकि ये भी हमने NABARD के अंदर ही पढ़ रखा है, मतलब दोनों पॉइंट्स बिल्कुल पढ़े हुए एज इट इज आ गए, तो ये सिंपल हो गया। सही, ए है ना, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसके बाद 35, इसमें भी दो स्टेटमेंट्स है, आप मुझे वैसे ही बता देना। तो वन में कह रहा है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक रेजेस द नेशनल इनकम। तो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करते हैं, है ना, वही जो प्रोसेस है, तो कह रहा है उससे नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो इस पर आपका क्या विचार है? ठीक है, सही लग रहा है बच्चों को, वेरी गुड, ट्रू, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने डिपॉजिट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम भी इतनी बढ़ती चलेगी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हायर द वैल्यू ऑफ LRR, कह रहा है अगर LRR की वैल्यू ज़्यादा होगी, हायर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड मोर द मनी इज क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम। तो ये बच्चों मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, तो बच्चे भी कह रहे हैं फॉल्स, क्योंकि LRR की वैल्यू तो उल्टा जितनी ज़्यादा होगी, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू तो उल्टा उतनी कम होगी, तो ये उसने बात गलत दे दी। तो यानी कि सही ऑप्शन मिल गया हमें कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू लेकिन स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, बिल्कुल सही, वेरी गुड। उसके बाद 36 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको।
करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि भाई पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो ये तो मजेदार है भाई। तो बताओ 1 2 3 4 में सबसे पहले क्या हुआ। ठीक है, तो बच्चों ने ऑप्शन भेजने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे लग रहा है बच्चों के सही ऑप्शन है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हुआ कि भाई बैटल ऑफ प्लासी है ना, वो तो सबसे शुरुआती दौर में हो गया, तो नंबर 4। फिर उसके बाद 18वीं शताब्दी के अंत में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हो गया। ठीक है, उसके बाद स्विस कैनाल। ठीक है, बिल्कुल सही। और ये तो बिल्कुल ही बाद में लग रहा है, थर्ड तो वैसे भी लेटेस्ट लग रहा है कि पहली एयरलाइन बनी। तो 4 2 1, हाँ, और 3 सही। 4 2 1 3। तो बच्चों ने भी यही भेजा, परफेक्ट, वेरी गुड। उसके बाद 37 और पढ़ लेते हैं एक बार। रीजन और असर्शन में फिर से असर्शन है तो आप मुझे बता देना। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कह रहा है कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में कुछ अनफेवरेबल बैलेंस है तो उसको हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट से मेट कर सकते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है। ट्रू, ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ भी रखा है। उसके बाद कह रहा है रीजन, autonomous transactions are compensating capital transactions which are meant to correct disequilibrium in all the BOP। कह रहा है autonomous transactions वो होती हैं जो compensate कर देती हैं disequilibrium को। तो वेरी गुड बच्चों। तो वो autonomous transactions नहीं होती हैं, वो तो accommodating transactions होती हैं। तो यानी कि बच्चों ने बिल्कुल सही ऑप्शन भेजा, सी। वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड ओनली डैश एंड डैश एक्सक्लूडेड। तो इंक्लूड क्या करेगा और डैश को एक्सक्लूड करेगा। तो सही ऑल्टरनेटिव्स बताने, सोच समझ के, तो हमने पढ़ रखा है, पता होना चाहिए। तो इंक्लूड करता है, उसमें एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी होती है, डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर वो इंक्लूड करता है नेट डिमांड डिपॉजिट्स को, है ना। याद है ना, टर्मिनोलॉजी सिखाई थी रिवीजन में भी, नेट डिमांड डिपॉजिट, नेट उसको इंक्लूड करता है। और क्या एक्सक्लूड करता है वो भी सिखा रखा था, इंटर बैंक डिपॉजिट्स। एक बैंक ने दूसरे बैंक में डिपॉजिट करा रखा है, कोई आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी में पैसा डिपॉजिट करा रखा है, तो ऐसे को हम नहीं लेते, ऐसे को हम एक्सक्लूड करते हैं ना। तो ये था अच्छा क्वेश्चन। तो 2 और 3, तो कॉम्बो बन गया 2 और 3, ऑप्शन बी, ठीक है, सही, परफेक्ट। उसके बाद 39 कर लेते हैं फटाफट डिस्कस। तो 39 में वही असर्शन और रीजन, आप मुझे वैसे ही ट्रू फॉल्स बता देना। असर्शन में कह रहा है आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्सिलरेटेड टू 3% पर एनम। मतलब ये कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा कम हो गई थी, स्लो हो गई थी। तो बताओ इस बात पर आपके क्या विचार हैं। बच्चे कह रहे हैं ट्रू, वेरी गुड, सही विचार है। फिर वो रीजन दे रहा है, बिकॉज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज नेग्लेक्टेड द एग्रीकल्चर सेक्टर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर। तो बिल्कुल ट्रू, वेरी गुड। और ये रीजन ही यही है, मतलब मजा आ गया, एक साथ पढ़ा तो पढ़ते ही पता चल गया कि रीजन भी यही है, यानी कि ए ऑप्शन, वेरी गुड, सही ऑप्शन भेजा, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद 40 आपका होमवर्क है। 41 कर लेते हैं डिस्कस। 41 में कह रहा है असर्शन और रीजन, तो सही वाला बताना है आपको, वही तो आप मुझे बता देना। असर्शन में लिखा है कंज्यूमर्स एंड बिजनेस पार्क मच ऑफ देयर फंड्स इन डिमांड डिपॉजिट्स इन ऑर्डर टू पे फॉर द ऑनगोइंग डेली एक्सपेंसेस। तो कह रहा है भाई कंज्यूमर्स होते हैं या बिजनेस होते हैं, वो अपना पैसा डिमांड डिपॉजिट्स में रखते हैं ताकि रोजमर्रा के खर्चों को पूरा कर सकें। तो इस पर आपके क्या विचार हैं। ट्रू कह रहे हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि डेली एक्सपेंसेस के लिए आपको डिमांड डिपॉजिट या करंट अकाउंट में ही पैसा रखना पड़ेगा, है ना। और रीजन कह रहा है बिकॉज
डिमांड डिपॉजिट्स आर एडवांटेजेस ड्यू टू देयर लिक्विड ईज ऑफ एक्सेस, कह रहा है क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स में जो है वो लिक्विडिटी बढ़िया होती है, जब चाहे पैसे निकालो, जब चाहे पैसे डालो, मजे से लिक्विडिटी रहती है। तो मुझे बिल्कुल बात सही लगी, परफेक्ट हो गया आंसर भी। तो यही रीजन भी होता है कि भाई लिक्विडिटी बढ़िया होती है, तो इसीलिए रोजमर्रा के खर्चों के लिए हम करंट अकाउंट के अंदर पैसा रख देते हैं। अब है इसके बाद नेक्स्ट 42, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स relating to the adverse living standards of Indian during British rule to be filled in the given blanks B and C। तो एक उन्होंने फ्लो चार्ट सा दे रखा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, उसके बाद कुछ हुआ वो हम फिल करेंगे, जिसकी वजह से लो, अनस्टेबल या इनएडिक्वेट यील्ड मतलब रिटर्न आता है, जिसकी वजह से फिर कुछ हुआ डी। चलो तो बी और डी जो है वो बताने हैं आपको, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 ऑप्शंस हैं, तो बताओ बी में, पहले बी में आपको क्या लग रहा है सही? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तो ज़्यादा जनसंख्या होगी, तो उससे क्या होगा? तो सर उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? हाई इलिटरेसी तो नहीं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, बिल्कुल सही। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे तो लैंड होल्डिंग में उतने ही ज़्यादा बंटवारा होगा, उतने ही छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे, जिसकी वजह से लो, अनस्टेबल और इनएडिक्वेट आउटपुट निकलेगा लैंड से। भाई जरा सी लैंड है, उस पर पता चला क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से गरीबी होगी। तो अब देखो मैं रिप्लेस करूंगा तो आपको लिंक बन जाएगा, बी की जगह ये पुट कर दो, डी की जगह ये पुट कर दो। तो अब देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जब ज़्यादा लोग और होंगे और होंगे और होंगे, तो जो ज़मीन का टुकड़ा है उसके भी और हिस्से हो जाएंगे और हिस्से हो जाएंगे और हिस्से हो जाएंगे, है ना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। भाई और लोग पैदा हो गए और आ गए, तो ज़मीन के और टुकड़े हो जाएंगे। तो जितनी ज़मीन के ज़्यादा टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे, उससे जो है आउटपुट और कम होगा, इनएडिक्वेट होगा, लो रहेगा। और जब प्रोडक्शन ही कम होगा, लो रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, तो भाई फिर तो गरीबी होनी ही है। फिर बेचारे लोगों की जब इनकम नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो गरीबी हो जाएगी। तो सही ऑप्शन भेजा जी, बी ऑप्शन। चलो उसके बाद ये विजुअली चैलेंज वाला आप छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 आप मुझे बता दो सही ऑप्शन। मिस्टर रमेश हैज 2 चिल्ड्रन, he spends on education of both the children to develop their skill, abilities, expertise and one's personality. It exhibits the right step in the direction of human capital formation. Spot which of the following does not directly contribute to the process of human capital formation by Mr. रमेश। तो इनमें से क्या डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो पूछ रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस में। तो वैसे तो नाम से क्लियर है, वेरी गुड, सब बच्चों को समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो लो अर्निंग कैपेसिटी, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं, बाकी सब तो फिर भी होगा। भाई स्किल्स डाइवर्स हो जाएंगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इनोवेशंस आप कर पाओगे, लेकिन लो अर्निंग कैपेसिटी ये तो बल्कि नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। तो यही हो गया सही आंसर। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद 44, सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए नेशन एग्जिबिट ए डेफिसिट ऑफ 50,000 करोड़। ठीक है, तो ध्यान रखना बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट है। इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स आर 5 टाइम्स द एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। तो आपके इम्पोर्ट्स जो हैं गुड्स के, वो 5 गुना हैं आपके एक्सपोर्ट्स के। तो आपको एक्सपोर्ट्स बताने हैं कि कितने रुपए के होंगे। चलो जल्दी से करो दिमाग में। और फिर क्रॉस चेक भी हो जाएगा, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इजीली, इसमें तो बहुत ही सिंपल है। तो एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है आपको। तो एक्सपोर्ट की वैल्यू बच्चे कह रहे हैं सी ऑप्शन, वेरी गुड। अब मैं क्रॉस चेक करूंगा, तो अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू है 12,500, तो इसका 5 गुना करें, तो इसका 5 गुना करेंगे तो इंपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही होगी? अगर 12,500 का 5 गुना कर देंगे तो इंपोर्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी?
सर इंपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी 62,500। तो अब देखो 62,500 और 12,500 का डिफरेंस करोगे तो सही आ रहा है, 50,000 डेफिसिट, इसका मतलब सही आ रहा है। तो इसका मतलब आपने सही ऑप्शन भेजा है, एक्सपोर्ट 12,500, इसका मतलब सही है, बिल्कुल सही भेजा है आपने। उसके बाद 45, तो 45 में सिंपल है, दो स्टेटमेंट्स है, मुझे ट्रू फॉल्स बता देना आप। स्टेटमेंट नंबर 1, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट वर हाईली एक्लेम्ड। तो सरकार के जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, मतलब वो उन्हें काफ़ी एक्लेम मिली, बढ़िया हैं। तो इस स्टेटमेंट पर आपके क्या विचार हैं? ट्रू, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि गरीबी हटाने के लिए सरकार के जो कदम हैं, उनमें एक ही तो मेन कदम है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, जो कई सालों से सरकार कर रही है। तो ये प्रोग्राम्स जो हैं ये हाईली एक्लेम्ड हैं, बिल्कुल। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हाई ग्रोथ रेट अलोन इज इनसफिशिएंट टू रिड्यूस पॉवर्टी। कह रहा है खाली ग्रोथ रेट बढ़ जाना ही पॉवर्टी को हटाने के लिए काफी नहीं है। तो क्या आप इस बात से सहमत हो? बच्चे कह रहे हैं यस, ट्रू, बिल्कुल सही। क्योंकि खाली ग्रोथ रेट बढ़ जाने से ही पॉवर्टी कम नहीं होगी, बहुत चीजें और भी चाहिए। तो ये भी बात ठीक है, तो सही हो गया, बिल्कुल सही ऑप्शन, परफेक्ट ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए। उसके बाद 46 में असर्शन है और रीजन है, तो आप मुझे बता देना। असर्शन में लिखा है डेफिसिट इन द करंट अकाउंट मस्ट बी सेटल्ड बाय अ सरप्लस ऑन द कैपिटल अकाउंट। कह रहा है करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट होगा तो उसको आप कैपिटल अकाउंट में सरप्लस लाके एडजस्ट कर दोगे। तो बच्चे कह रहे हैं ट्रू, बिल्कुल सही। और आपने पढ़ भी रखा है एकोमोडेटिंग आइटम हो जाता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। और उसका वो रीजन दे रहा है बिकॉज करंट अकाउंट का डेफिसिट इज सेटल्ड बाय कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड लाइक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और बोरिंग फ्रॉम आईएमएफ। कह रहा है क्योंकि करंट अकाउंट के डेफिसिट को हम कैपिटल इनफ्लो से एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे बोरो करके या चाहे कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के माध्यम से। तो बिल्कुल सही, ट्रू, क्योंकि एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन हम करते ही इसीलिए हैं या हो रही होती हैं। परफेक्ट, तो बच्चों का बिल्कुल सही बन गया आंसर, यानी कि ट्रू। परफेक्ट, वेरी गुड। इसके बाद 47 आप होमवर्क में कर लेना। 48 कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग अब सही बताना है आपको मुझे कॉम्बो कि भाई किसका मैच क्या होगा। तो मैसिव इलिटरेसी मतलब कि मैसिव इलिटरेसी को किससे मैच करेंगे हम? सीरियस इनएफिशिएंसी क्रिएट्स प्राइवेट बेनिफिट या प्रोडक्टिव लेबर फोर्स या ह्यूमन वेलफेयर इज मेन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, तो बच्चे सही भेज रहे हैं। तो मैसिव इलिटरेसी का मतलब हो जाएगा कि इनएफिशिएंसी भी फिर बहुत होगी, जब पढ़े लिखे नहीं होंगे लेबर तो इनएफिशिएंट भी होगी। फिजिकल कैपिटल जो होती है वो क्या करती है? वो करती है बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करेगी। उसके बाद हेल्थ एक्सपेंडिचर, अगर हम खर्चा करते हैं अपनी हेल्थ पर, हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो उससे हमारी लेबर फोर्स प्रोडक्टिव होगी। और डी ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में तो बस एक ही ऑप्शन वैसे भी बच रहा है, और ह्यूमन डेवलपमेंट का आपको पता भी है कि उसका मेन उद्देश्य क्या है? ह्यूमन वेलफेयर, समाज की भलाई हो। तो सही हो गए मैच। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो कौन से ऑप्शन में ये दे रखा है? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, सी, वेरी गुड। तो आपके भी सही, बहुत बढ़िया। उसके बाद है जी लास्ट सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो है वो और कर लेते हैं, बस फिर फिनिश हो जाएगी कहानी फटाफट से। तो इसमें जो ये क्वेश्चन दे रखा है 49 से 54, इसमें आपको आंसर करना है। तो इसमें जैसे हमें 2017-18 मतलब ये एक साल है, और एक अगला साल 2018-19, इसमें अनुमान है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट दे रखे हैं, बस मोटा मोटा देख लो। टैक्स रेवेन्यू दे रखा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू दे रखा है ना। तो आपने पढ़ रखा है ना गवर्नमेंट बजट में आरआर होता है, तो वो दे रखा है। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट्स दे रखे हैं, सीआर। उसके अंदर ब्रेकअप भी दे रखा है, रिकवरी ऑफ लोन, अदर
रिसिप्ट्स, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी, बोरोइंग थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर आरआर और सीआर दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आता है आपको पता ही है, टोटल रिसिप्ट। तो ये आपको टोटल रिसिप्ट दे रखी है। उसके बाद उसने खर्चे दे रखे हैं, टोटल खर्चे 10 और 13 को जोड़ के। 10 में लिखा है ऑन रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट का मतलब हो गया ये आर ई दे रखा है, रेवेन्यू खर्चे, छोटे खर्चे। और 13 में लिखा है ऑन कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब ये कैपिटल खर्चे दे रखे हैं, मोटे खर्चे, है ना। और रेवेन्यू खर्चों के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट्स, ग्रांट्स, मतलब दो अलग अलग इसी के सब कैटेगरियां दे रखी हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें आपको बेसिकली एक गवर्नमेंट बजट की फिगर्स के साथ वही कंपोनेंट वाइज ढांचा दे रखा है। तो आई होप पहले आप सब बच्चों को ये तो याद आ गया होगा कि आरआर क्या है, सीआर क्या है, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल रिसिप्ट आ गई। आर ई क्या है और सी ई क्या है, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल खर्चा आ गया, ठीक है ना। तो सवाल मैं वैसे दिखा देता हूँ, अब सॉल्व तो ये है कि आप कर सकते हो, तो एक बार आप ट्राई करना। तो जैसे मैं रैंडमली एक सवाल ले लेता हूँ फिर आपसे पूछने के लिए, जैसे 49 है जैसे, तो 49 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन हैज डैश बिटवीन 2017-18 एंड 18-19। तो अब वो आपसे स्पेसिफिकली रिकवरी ऑफ लोन के बारे में पूछ रहा है कि रिकवरी ऑफ लोन जो है उसकी 17-18 और 18-19 में क्या हुआ। तो बस आप सीधा जाओ टेबल में, रिकवरी ऑफ लोन को ब्लॉक बनाओ, कहाँ है भाई, ये रहा रिकवरी ऑफ लोन। अब उसके आगे आप देख सकते हो कि रिकवरी ऑफ लोन जो है वो 17-18 में थी 15,633 और 18-19 में वो हो गई 12,199। तो बताओ कितना डिफरेंस है, 15,633 और 12,199। तो सर इसका डिफरेंस तो आ रहा है 3434। मेरा भी यही आ रहा है, बच्चों को भी यही आ रहा है। तो बस आपको आंसर चुनने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या आंसर बन गया कि गिरावट हुई, मतलब फॉल हुआ 3434 से। तो बस आपका आंसर आ जाएगा 3434। 51 में पूछ लेता हूँ, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। कह रहे हैं इनमें से नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या नहीं है वो बताना है आपको। तो ये पता होना चाहिए क्योंकि ये तो नॉलेज बेस्ड है। फीस वो तो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, एस्चीट वो भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है, स्पेशल टैक्स वो भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है, कस्टम्स, तो कस्टम जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं है। बिल्कुल सही, हाँ हाँ, है ना, बिल्कुल सही। बाकी सब तो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इसी तरह 52 बता दो चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बोरोइंग। कह रहा है बोरोइंग का करेक्ट फॉर्मूला बताओ। अब देखो कितना चालू है, चलो पहले आप बताओ बोरोइंग का करेक्ट फॉर्मूला। हाँ याद है बच्चों को, इसका मतलब बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो बोरोइंग पूछने का उसका मतलब हो गया कि वो क्या पूछ रहा है। हाँ याद है बच्चों को, वेरी गुड। तो बोरिंग मतलब वो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला पूछ रहा है इनडायरेक्टली, उसकी चालाकी थी क्वेश्चन की। बोरिंग उसी को तो कहते हैं ना एक तरह से, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला आपको लिखवाई भी रखा है, आर डी प्लस सीई माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट। नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट का मतलब हो गया वो वाली रिसिप्ट जिसमें बोरोइंग ना हो, मतलब रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ये बिल्कुल सही आंसर है एफ डी का। बाकी बी जो है वो भी एफ डी का देखो गलत फॉर्मूला दे रखा है, वो होता ही नहीं है। सी वो भी गलत दे रखा है, लिख रहा है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग बोरिंग, वो भी गलत फॉर्मूला दे रखा है। और डी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, वो भी गलत फॉर्मूला दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपको फिस्कल डेफिसिट का सही फॉर्मूला पहचानना था। वेरी गुड, चलो ठीक है ना। 53 54 उसी की तरह हो जाएंगे। हाँ, काव्यांश ने देखा सी में कुछ चीजें फंस सकते थे, इंक्लूडिंग बोरिंग दे रहे जबकि होता है एक्सक्लूडिंग बोरिंग। चलो, इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो होगा आपका इस प्रकार का कुछ
कहानी बेस्ड, तो कहानी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी सब आता है ना। तो मैं आपसे बस क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, फटाफट मुझे आंसर दे दो, फिर पूरी बात फिनिश हो जाएगी जल्दी से। तो लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स डैश एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो आपको बताना है कि लिबरलाइजेशन क्या इन्वॉल्व करता है। ओके, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो सही बताया सब बच्चों ने, बिल्कुल सही, सिंपल है। लिबरलाइजेशन का सबको पता ही है कि भाई सरकार का कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है, जिसको हम डीरेगुलेशन बोलते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद 56 में दो स्टेटमेंट से मैं आपसे डायरेक्ट वैसे ही पूछ लेता हूँ कि भाई क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। वन में लिख रहा है लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंड्यूस मोर कंपटीशन इनटू द इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन जो है उससे बहुत ज्यादा कंपटीशन आया हमारी इकोनॉमी के अंदर, बिल्कुल सही, क्योंकि नई नई इंडस्ट्रियां आनी शुरू हो गई तो डोमेस्टिक कंपटीशन तो बढ़ ही गया। स्टेटमेंट 2 में लिख रहा है कि अंडर लिबरलाइजेशन एमएनसी वर आल्सो एनकरेज टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड इन इंडिया। लिबरलाइजेशन की वजह से एमएनसीज भी भारत में आई और एक्सपेंड हो पाई। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो आपने पहले ही सही आंसर भेज दिया था, परफेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं, परफेक्ट। इसके बाद 57, इसमें भी आप मुझे सीधा वैसे ही बता देना, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में लिखा है द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्लूड कटिंग रेड टेपिज्म पेविंग द वे फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटिटीज। तो थोड़ी सी अंग्रेजी हो सकता है कहीं बच्चों को जटिल लगे, लेकिन कह रहा है कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एक तरह से क्या हुआ, रेड टेपिज्म को खत्म कर दिया। मतलब जो पहले होता था ना कि भाई सरकारी बाबू है, बाबूगिरी चल रही है, सरकारी दफ्तर है, कह रहा उन सबको थोड़ा खत्म कर दिया और प्राइवेटाइजेशन को जगह मिल गई। तो बच्चे कह रहे हैं ट्रू, है ना। तो यही हुआ था और इसका रीजन कह रहा है बिकॉज प्राइवेटाइजेशन विल इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट्स मॉडर्नाइजेशन एंड विल इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। वेरी गुड, तो बिल्कुल सही होगी बात, परफेक्ट। तो बच्चों ने बिल्कुल सही भेजा, तो यही कारण भी था। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपने बिल्कुल सही भेजा। उसके बाद क्वेश्चन 58, ये और बता दो। इन द लाइट ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन नॉलेज, तो मतलब हम तो कॉमन नॉलेज ही लगाएंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि क्या गलत है। अंडर द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पब्लिक सेक्टर रोल वाज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड व्हेन एमआरटीपी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये तो बात सही है, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करा ही था, है ना, ये तो बात सही है, ये तो इनकरेक्ट नहीं है। बी में कह रहे हैं लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। वेरी वेरी गुड, तो ये तो ग्लोबलाइजेशन में था, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया, बी। वेरी गुड, तो बस सही आंसर भेजा आपने। उसके बाद 59 और बता दो मेरे को फटाफट से, बस स्टेटमेंट पढ़ के ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट 1 में लिखा है रिडक्शन इन ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल विल प्रोवाइड ईज इन प्राइवेटाइजेशन। तो मतलब वही कि सरकार का कंट्रोल जो है वो जितना कम होगा उससे प्राइवेटाइजेशन को आसानी मिलेगी। ठीक है, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द प्रैक्टिकल रीजन फॉर प्राइवेटाइजेशन इज दैट द गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर स्ट्रेन्ड एंड इट लुक्स टू ऑगमेंट इट्स रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट एसेट्स। कह रहे दूसरा प्राइवेटाइजेशन का रीजन ये था कि सरकार जो है वो थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को लेकर या उसे फाइनेंस अपने पैसों के लिए अपने एसेट्स को बेच रही थी। ठीक है, बिल्कुल सही, ट्रू। तो सरकार को पैसों की तो आवश्यकता थी ही, मुसीबत तो थी, इसलिए उसको एसेट भी बेचना था, बिल्कुल सही। तो सही ऑप्शन भेजा आपने, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, परफेक्ट, वेरी गुड। और इसके बाद क्वेश्चन 60, बस फिर देखो फिनिश हो जाएगा। तो इसमें आप मुझे ही बता देना सीधा ट्रू और फॉल्स क्या है। 60 में कह रहा है assertion में the new economic policy involved drastic steps such as deindustrialization, changes in foreign exchange rate, PSU privatization, delicensing and so on। तो क्या ऐसा हुआ था? तो बच्चे कह रहे हैं ट्रू, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये सब चीजें हुई थी, बिल्कुल सही। उसका रीजन कह रहा है बिकॉज LPG were introduced to create conducive climate
फॉर पब्लिक सेक्टर टू अशर ग्रोथ। कह रहा है एलपीजी जो है वो इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ ताकि पब्लिक सेक्टर वालों को एक बहुत ही अच्छा वातावरण दिया जाए ग्रोथ के लिए। तो बच्चे कह रहे हैं फॉल्स, वेरी वेरी गुड। तो ऑल्टरनेटिव्स वैसे हमने दे नहीं रखे, लेकिन क्या आंसर बन जाएगा हमें पता ही है सबको, ऑप्शन सी, परफेक्ट। चलो, तो ये हो गया पूरा हमारा डिस्कशन कंप्लीट। इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ के, बोल के, समझ के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल रिवीजन में हेल्पफुल रहा।